देखिए कल जिस तरीके की एक क्रास की खबर आई, अजित पवार साहब की देहांत हुआ। आज थोड़ा सा एक बार हम इस चीज को कवर करने की प्रयास करेंगे कि इस तरीके की एयर क्रास होता कैसे है और कौन कौन इस तरीके से लोगों की डेथ हुई है क्रास में। फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि एनसीपी की आगे की सत्ता किसके पास जाएगी, क्या रहेगी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस की डेथ हम देखेंगे जिनकी प्लेन क्रास में डेथ हुआ है। एक रिसेंट खबर जो जून 12 तारीख 2025 की है, विजय रूपानी फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर एयर इंडिया की फ्लाइट में थे, लंदन जा रहे थे, वो क्लास क्रॉस कर गया। एक ही पैसेंजर सरवाइव किया, 260 लोगों की डेथ उसमें हुई थी। आप लोगों को ध्यान होगा, पिछले ही साल की बात थी। और दोरजी खांडू, वो अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मर सीएम थे, वो भी अप्रैल 30 2011 को उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में वेदर थोड़ा खराब रहता है, खराब वेदर के कारण। सबसे बड़ा मैं अपने जीवन में देखा हूँ तो 2009 में सितंबर 2 तारीख की बात है, वाई एस राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, वो बेल 430 हेलीकॉप्टर जा रहे थे और नालमला फॉरेस्ट में उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली। मतलब अभी जो अपोजिशन लीडर हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके फादर साहब हैं वाई एस राजशेखर रेड्डी, वो उस क्राश में मरे थे। मुझे याद है वो बहुत ही दुखद, लोगों ने सुसाइड कर लिया था, इतना दुख, उतना पॉपुलर लीडर थे। ओपी जिंदल, उनके नाम पे इंस्टीट्यूशन भी है, ओपी जिंदल इंडस्ट्रियलिस्ट थे और हरियाणा का पावर मिनिस्टर थे। सुरेंद्र सिंह स्टेट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश सहारनपुर उत्तर प्रदेश 2005 में उनकी डेथ हुई। ऐसे ही जीएम बालयोगी लोकसभा स्पीकर थे, टीडीपी के लीडर थे, टीडीपी लीडर जीएमसी बालयोगी का इस तरीके से डेथ हुआ था कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। माधवराव सिंधिया फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर, सितंबर 30 2001 में उनका डेथ हुआ था प्लेन क्रैश में कानपुर के पास। संजय गांधी, ये तो बहुत बड़े फिगर थे, वो भी जून 23 तारीख 1980 में चाणक्यपुरी, दिल्ली के चाणक्यपुरी में, वो खुद पायलट थे, वो पायलटिंग कर रहे थे और वो क्रैश कर गया और डेथ हो गया। इमरजेंसी की खलनायक थे। कल ही जब ये चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र अजीत पवार की खबर आई, एक पूरे देश में एक दुख और शोक की भावना छाई। अजीत दादा पवार के बारे में आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो ये शरद पवार की भतीजे हैं। शरद पवार एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं महाराष्ट्र की इतिहास में। महाराष्ट्र में उनका वर्चस्व था, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, प्रधानमंत्री की दौड़ में रहे, भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। शरद पवार जी, जब आप इसको ध्यान करेंगे तो शरद पवार जी के कोई बेटा नहीं है, उनकी बेटी है। उनकी बेटी ताई के नाम से जानी जाती है, वो भी बहुत पॉपुलर है, बट वो कभी स्टेट पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन को देखने का काम नहीं किया। तो शरद पवार अपने पॉलिटिकल उत्तराधिकारी के रूप में सदैव अजित पवार को प्रस्तुत किए। अजित पवार शॉर्ट टेम्पर आदमी थे, परंतु बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते ग्राउंड पे घूमकर कार्य करने का उनका एक्सपीरियंस था। शॉर्ट टेम्पर थे, वो बहुत गुस्सा आ जाते छोटी छोटी बातों पर, परंतु शरद पवार कभी गुस्सा नहीं करते और किसी को जानने नहीं देते वो क्या सोचते हैं। अजीत दादा इस तरीके से नहीं थे, वो ओपनली बात करते थे। बहुत अनपॉपुलर हुए एक समय पे जब सत्ता चली गई। पहले पृथ्वीराज चौहान जी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर एक नाथ सिंधे साहब की डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर देवेंद्र फडणवीस की छोटी सी 36 घंटे की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। वो बहुत बार उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा थी, कभी पूरा नहीं हुआ। फाइट वॉश करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत करप्शन चार्जेस उनके ऊपर रही। एक वीडियो है देवेंद्र फडणवीस जी का, अजित दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो है, उनको जेल में डालने की पूरी उन्होंने कवायद की थी उस समय देवेंद्र फडणवीस साहब ने, परंतु कभी अजित दादा जेल नहीं गए। उनकी बहुत अच्छा कनेक्शन था पॉलिटिकल लीडरशिप में। और
अजीत दादा जेल ना जाते हुए उप मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे। बाद में 2023 में अपने चाचा शरद पवार से टूटकर उन्होंने एनसीपी की एक गुट अपने पास ले आए। बाद में उनको इलेक्शन सिंबल भी मिली। और तो अजीत दादा अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अजीत दादा के पास था। शायद जिला परिषद इलेक्शन के बाद दोनों गुट इकट्ठे हो सकते थे। एनसीपी समा शरद पवार और एनसीपी अजीत दादा मिलते तो वो एक सुप्रीम पावरफुल लीडर बन जाते एनसीपी के, जो एक समय तो थे, परंतु तो शरद पवार से बड़ा लीडर उनकी पार्टी में अभी भी नहीं है। बड़ी एक समस्या आकर खड़ी हुई है। तो इसके बाद कौन टेक ओवर करेगा? एक बात है, उन्होंने अपने वाइफ को बारामती से सुप्रिया सुले, जो डॉक्टर हैं शरद की, उनकी बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाया था। वो हारी थी, परंतु कम्पीट करी थी सुनेत्रा, और सुनेत्रा जी ने उसके बाद दिल्ली में राज्यसभा जीत कर आई। तो एक पॉलिटिकल डायनेस्टी तो क्लियर है। सुनेत्रा पवार कम्पीट करेंगे और बहुत अच्छा चांस सुनेत्रा पवार जी के पास है। पार्थ पवार उनके बेटे, उन्होंने लोकसभा लड़ा था 2019 में महाबल से, परंतु वो इलेक्शन वो जीत नहीं पाए पार्थ पवार से। परंतु उनका ऐसा, वो उसके बाद अपने आप को विड्रॉ करके पॉलिटिक्स से रखे, बट पार्थ पवार हो सकते हैं पिताजी के बाद। लोअर लिस्ट में प्रफुल्ल पटेल है, जो दिल्ली में शरद पवार के बड़े आदमी होते थे, वो राज्यसभा हैं अभी। ऐसा भी हो सकता है कि अभी के लिए उन्हीं को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। सुनील तटकरे, वो भी कौन से आते हैं, उनका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत अच्छा पकड़ है, वो भी बन सकते हैं। आउटलायर्स हैं धनंजय मुंडे, परंतु धनंजय मुंडे के खिलाफ भीड़ की सरपंच की किलिंग की, बर्बर किलिंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो अरेस्ट नहीं हुआ है, अभी उनके खिलाफ केस चल रहा है। छगन भुजबल है, परंतु वो भी करप्ट माने जाते हैं बहुत ज्यादा, ओबीसी लीडर है स्टेट में, वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। बट सबसे बड़ा ऑप्शन फिर वही शरद पवार के नाम आता है कि भतीजा तो चला गया, चाचा जी क्या पता फिर से लीडरशिप लें। प्रोबिंग चल रही है। अपना जो AAIB का ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार बारामती और दिल्ली में इस चीज के ऊपर पूछताछ कर रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अजीत दादा की डिमाइस सिर्फ उनकी पार्टी के लिए नहीं, एक रिपोर्ट कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि एक नाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस की बहुत अच्छा पटता नहीं है। तो अजीत दादा के थ्रू वो इस चीज को मैनेज करने का काम करते थे। अब अजीत दादा के जाने के बाद वो अपने आप में चैलेंजिंग हो जाएगा। अजीत दादा अपने रायगढ़ में और सारे जगह उनका एक पकड़ था, कैडर के ऊपर सबको जानते थे, सबसे बात करते थे। और आज उनकी जाने से पार्टी जो है इस बात की कसम कसम पड़ गया है। आज अंतिम संस्कार होगा, सारे बड़े लीडर्स जा रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे, अंतिम दर्शन होगा, परंतु परिवार और पार्टी के लिए जो नुकसान हुआ है वो शायद कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। परंतु ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन का जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसमें बहुत ग्रे एरियाज होते हैं, उसमें बहुत सारी ग्रे एरियाज होंगी, जिसके बारे में आगे भी लोग चर्चा करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल फिगर को सिर्फ उस नजरिया से नहीं देखा जा सकता है कि वो कितना अच्छा या बुरा है। ये देखना चाहिए कितने लोगों की जिंदगी को उन्होंने अफेक्ट की। मुझे लगता है अजय दादा ने बहुत जिंदगियों को अफेक्ट करी। आज की उनकी मृत्यु में पूरा देश शोक संतप्त है। अभी अभी जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, इसके जस्ट तुरंत बाद ममता दीदी की एक रैली थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो प्लेन क्रैश है ना, ये एक साजिश हो सकती है, इसको इंडिविजुअल ना होके कोर्ट के थ्रू इसकी जांच, मॉनिटर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस पे आपका क्या नहीं, देखिए ख्याल क्या है? है कि जब किसी का मृत्यु होता है ये कहना सब सहज होता है। अभी तो अजय दादा गुड बुक्स में थे, कोई बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट किसी के ऊपर था ये तो दिख भी नहीं रहा है। क्या कारण? अब ममता दीदी को कुछ ऐसी बातें पता है जो हमें नहीं पता, तो मुझे नहीं मालूम। परंतु ऐसा लगता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करने की साजिश में दीदी ऐसी बोल रही है। उनके यहाँ भी इलेक्शन है तो ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की कोई कारण है कि ये हो सकता है। और
बात रही कंस्पिरेसी की, कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती रहेंगी, बट जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो इनकी रिकॉर्ड बुक में है, वो कहता है कि 8:18 पे, इसको आप अच्छे से देखेंगे, 8:18 में एयरक्राफ्ट ने पहली कांटेक्ट करी बारामती एयर स्पेस की जो सेंटर होती है उनकी। नेक्स्ट कॉल 30 नॉटिकल माइल्स इनबाउंड टू बारामती, एडवाइस हुआ कि हम अब नीचे गिरना चाहते हैं। पायलट ने अप्रोच किया एयरपोर्ट, परंतु लैंडिंग करने से मना करा। फिर गो अराउंड करके लैंड अगेन करने की प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करते हैं वो किया। 8:43 पे उनको क्लियर किया गया कि यू कैन लैंड, मीट विथ साइलेंस, यहाँ से कुछ बोला नहीं गया, क्लियर टू लैंड। इनकी यहाँ से ऑर्डर आई कि अपने जो बारामती में क्या कहते हैं उसको, लैंड कर सकते हैं। वो लैंड करने की 8:44 में फ्लेम्स दिखाई दी। 8:44 तक पता लग गया कि उनकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से वो बिल्कुल फट गया था एंड ऑल दैट। लास्ट फोटो भी अजय दादा की आ रही है। ठीक है, देखिए एक्सीडेंट्स को आप प्रिएम्प्ट कर लिए होते तो इंसान कभी मरता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है जिसको लेके बहुत ज्यादा डाउटफुल होने लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। जीएसआर एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसके साथ कौन जुड़ा होगा, हर समय आप इस तरीके की कड़ी जोड़कर कुछ बोल सकते हैं, जब तक प्रमाण नहीं है इस तरीके की बात की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं। तो ये अपनी को लाइमलाइट में करते हुए चुनाव को अपने साइड मोड़ने के लिए ये ऐसी साजिश रची जा रही है। वो एक दिखाने के प्रयास है, साजिश तो क्या करेंगे आप। और कुछ तो जैसे बोलने से तो आदमी का सेंटिमेंट तो चेंज होता ही है ना। लोकल लोगों को क्या ही पता है, जब इतना बड़ा लीडर होके और कुछ भी एलिगेशन लगा देगा तो लोकल लीडर को तो ये पता है, लोकल लोगों को तो ये समझ में आएगा कि यार ये बोल रही है तो कुछ तो अच्छा ही बोल रही होगी ना। वो तो है, देखिए तो मतलब लोगों का सेंटिमेंट अपने साइड खींचने का ये बहुत अच्छा मौका उन्होंने ढूंढ रखा है। हाँ, परंतु ये कोई उन्होंने कोई रैली में ये स्टेटमेंट नहीं दिया, अपने एक हैंडल पे इस तरीके से लिखा है, उसको ज्यादा वो पुश करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। और अजित दादा पवार को बहुत कोई जानता है। नहीं, ये वीडियो में उन्होंने बोला है, वीडियो में बोला होगा, परंतु उनकी मैंने एक्स देखा, ट्विटर देखा, ट्विटर हैंडल में उन्होंने ये बोलते हुए मैंने देखा। अब अजीत पवार को कोई वेस्ट बंगाल में जानता है ये मैं मानता नहीं हूँ, ना उनकी डेथ से कोई वेस्ट बंगाल में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है। वहाँ इलेक्शन वेस्ट बंगाल में इस बात से होगा कि हु इज बेटर, टीएमसी इज बेटर और बीजेपी इज बेटर। थैंक यू।